अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि आज मैं ये प्रोग्राम कश्मीर से कर रहा हूं और जिस तरह आपको नज़र आ रहा है मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है और मैंने सोचा कि आपको उस व्यू से भी इंट्रोड्यूस कराऊं। और मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है इंजीनियर इमरान रहीम साहब, जिनको क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल है और ये पाकिस्तान के अलावा जो इंडिया के जो व्लॉगर्स हैं उनके साथ भी ये बातचीत करते रहते हैं और इसके अलावा इनको पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं। तो आज मैंने सोचा कि इनसे बात करें और जो उनकी रिजर्वेशन है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, उनके बारे में थोड़ी सी उनसे बात कर लें। जी इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रऊफ़ भाई, इट्स अ प्लेयर टू मीटिंग विद यू। हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप इतने बड़े टेस्ट क्रिकेटर और वन ऑफ द मोस्ट मतलब पाकिस्तान के बहुत अच्छे डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने जो विकेट्स लिए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपका एक नाम है और आपको हम सुनते रहते हैं, तो इट्स अ प्लेयर टू मीटिंग विद यू। तो थैंक यू। मैंने आपका एक जो इंडियन ब्लॉगर हैं काफ़ी फेमस है, क्या उनका नाम था? सुशांत गुप्ता। सुशांत गुप्ता, उसके साथ आपका इंटरव्यू सुना और उसको बहुत ज़्यादा इंडिया में पसंद किया गया। जी उसमें आपने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में और इंडियन क्रिकेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं। जी जी। तो उस हवाले से ये जो वर्ल्ड कप गुजरा उस हवाले से आपने मेरे साथ भी जो आपकी डिस्कशन हुई है उसमें मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। हम गो के क्रिकेट खेलते रहते हैं और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा हमारा इसका ताल्लुक़ रहता है। मगर पाकिस्तान के जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो स्पेशली जानना चाहते हैं कि कश्मीर में जो हमारे लोग हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है इस वर्ल्ड कप के हवाले से और इस जो ओवरऑल जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप एक बड़ा उस बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जी रऊफ़ भाई, देखें कि कश्मीरी जो हैं बेसिकली क्रिकेट को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आपको पता है केपीएल भी यहाँ पे होती है और केपीएल से पहले भी कश्मीरी हमेशा पाकिस्तान टीम को फुल सपोर्ट करते रहे। ओवर द ईयर्स हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप्स हों, कुछ भी कोई टूर्नामेंट हो, तो यहाँ पे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कोई लास्ट 1 डेकेड से पाकिस्तानी जो टीम है वो इतना बुरा खेल रही है ऑल 3 फॉर्मेट्स कि कोई उठा के देख लें। अभी रिसेंटली ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें आपसे भी इस्लामाबाद में मुलाकातें हुई थी, तो उसमें आपसे भी काफ़ी डिस्कशंस हुए थे। तो रोब भाई, ज़ाहिर है आपसे ज़्यादा बेहतर बंदा हमें मिल नहीं सकता इस पे बात करने के लिए। एक हम तो चलो आम पब्लिक हैं, हमने क्रिकेट नहीं खेली हुई। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ एज अ कश्मीरी के, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पिछले 10 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी डाउनग्रेड क्यों हुई है। उसके बाद हम वर्ल्ड कप पे और 2020 पे बात करते हैं, इसकी क्या रीज़न है। देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस तरह ओवरऑल पाकिस्तान के सारे इदारे कोलैप्स हुए और जो बेसिक जो वजह पाकिस्तान का क्रिकेट या जितना भी स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है उसके कोलैप्स होने की यही वजह कि हम लोग अपने इदारों को मजबूत नहीं कर रहे। हम जो पर्सनैलिटीज़ आती हैं, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं वहाँ पे, उनको हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। तो इस जब हम वन मैन शो के ज़रिए इदारे को चलाएंगे और पर्सनैलिटीज़ को मजबूत करेंगे तो उसमें जो हमारे इदारे हैं उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। इसी तरह हमने हॉकी 4 वर्ल्ड कप हम जीते हुए थे, ओलंपिक चैंपियन थे, वो हमारा सिस्टम बर्बाद हो गया। स्क्वाश में हम वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन थे, वो हमारा सिस्टम कोलैप्स हो गया। इस तरह आप देखें, अगर ओलंपिक्स की बात करें तो एक ही पर्सनैलिटी 20 साल वहाँ पर बैठी रही और पाकिस्तान की सारी स्पोर्ट्स को बेड़ा गर्क कर दी। अब क्रिकेट को हम उसी तरफ लेकर जा रहे हैं। तो हमने अपना जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं किया। दूसरा, हमने अपने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज ए इंस्टीट्यूशन उसको मजबूत नहीं किया। हम जितने भी लोग थे वो यहाँ से दिहाड़ी लगा कर निकल गए, जितने सियासतदानों के आगे अपॉइंटीज़ थे। तो मगर वो जो हमारा सिस्टम है वो अभी का उधर ही स्ट्रक है और उसमें ना तो हमारे पास रिप्लेसमेंट प्लान है प्लेयर्स की और ना ही कोई नए कोई ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं कि जिनके ज़रिए हम आगे जाकर नई अचीवमेंट्स हासिल कर सकें। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बेसिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा की। रऊफ भाई, एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में ये जो क्रिकेट बोर्ड है, ये जो मैनेजमेंट है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबल है ये हमारे डाउनफॉल का, कि ये आपके ख्याल में पाकिस्तान में डोमेस्टिक में इतना इनफ टैलेंट है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उस पे चूँकि मेरिट नहीं है तो सही प्लेयर सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो इस वजह से ये डाउनफॉल आ रहा है। आपके ख्याल में इन दोनों में क्या रीज़न है जो ज़्यादा मतलब जिसको फोकस करना चाहिए। देखिए, दोनों रीज़न है। एक तो डाउनफॉल इसलिए आ रहा है कि आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है भी वो एक उसको ये स्ट्रेंथन होने नहीं दे रहे क्योंकि बार बार इसको चेंज करते रहते हैं। जब आप किसी भी सिस्टम को बार बार चेंज करेंगे तो फिर वो एक रोलिंग स्टोन और इसको आप एक जोक कह सकते हैं, वो सिस्टम नहीं रहता। तो इसकी बार बार चेंजिंग की वजह से कभी ऑस्ट्रेलियन सिस्टम बनाना चाहते हैं, कभी इंग्लिश सिस्टम बनाना चाहते हैं, कभी इंडियन सिस्टम, कभी साउथ अफ्रीकन। वो एक मिसाल है ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो ये इनका हाल है, सिस्टम भी कोलैप्स हो गया और उसके बाद जो नए प्लेयर हैं
जिस तरह आपने सिलेक्शन की बात की है, तो राइट यहाँ पे वो जो फारसी कल्चर है वो बिल्कुल बिगिनिंग से है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से या क्लब लेवल से और फिर ऊपर तक चलता है। अब वर्ल्ड कप में आप पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन देख लें, तो उसमें भी पाकिस्तानी कौम के साथ मेरा ख्याल है कि एक इंतहाई बेहुदा मजाक किया गया है जो सिलेक्शन की गई है। किसी की 10 की एवरेज है, किसी की 12 की एवरेज है, उसको सेलेक्ट किया गया। कोई फिजिकली अनफिट है, कोई 40 यानी कि 4 मन के लोग हैं वर्ल्ड कप खेलने चले गए हैं। तो जब आप इस तरह के अनफिट प्लेयर्स, रिटायर्ड प्लेयर्स, फिर बिलो एवरेज प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे तो फिर रिजल्ट भी यही आएंगे। वह रोहब भाई आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। मैं उधर ही आना चाह रहा था। अब 2020 वर्ल्ड कप पे आते हैं। मेरे ख्याल में ओडीआई वर्ल्ड कप पे बहुत बात हो चुकी है। आपने भी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज़्यादा बात की हुई है, वो काफ़ी पुरानी बात हो गई है। अब देखिए 2020 वर्ल्ड कप पे आ जाते हैं। इसमें जो टीम सेलेक्ट हुई है, आप तो सारे चैनल्स में मैंने आपको सुना है, आप पहले दिन से कह रहे थे, अभी टीम यहाँ से फ्लाई नहीं किया था टीम ने। आपने कहा था कि इन्होंने इंतहाई मतलब थर्ड क्लास किस्म की टीम और थर्ड क्लास किस्म के प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। और मुझे याद है ARY पे नजीब के साथ आपने प्रोग्राम में कहा था कि USA की टीम पाकिस्तान के लिए बहुत डेंजरस साबित होगी मैच से पहले, और वही हुआ। हमने देखा। आप बैटिंग को अगर पहले डिस्कस कर लें रऊफ भाई, कि ये जो बैटिंग इन्होंने सेलेक्ट की है 1 से लेके 6 तक, किसी टीम को आप उठा के देख लें, ना इनमें कोई हिटर है, ना इनमें कोई स्ट्रोक प्लेयर है, ना इनमें कोई स्ट्राइक रेट को ऊपर ले जाने वाला प्लेयर है, ना इनमें कोई चेज करने की कोई एबिलिटी है। इतनी थर्ड क्लास बैटिंग पाकिस्तान की मेरे ख्याल में पिछले 30-35 साल में आपने भी नहीं देखी होगी। आप तो क्रिकेट का हिस्सा हैं, तो क्या कहते हैं आप? वो सारा आपने एक्सप्लेन कर दिया जो बेसिक चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस पर यही हमें नज़र आ रहा था। हम इसीलिए बात कर रहे थे कि USA से हार सकते हैं, क्योंकि वो अपने कंट्री में रेगुलर क्रिकेट खेल रहे थे। और स्पेशली आप देखें कि जो USA का क्रिकेट स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान ने वहाँ से भी कुछ नहीं सीखा। वो 2014 से डेवलप होना शुरू हुआ है। 280 प्लेयर्स टेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स उन्होंने वहाँ पर उनको वीज़ा दिया, उन्होंने वहाँ उनको मुख्तलिफ क्लब्स में जगह दी, जिन्होंने वहाँ पे जो जो क्रिकेट को थोड़ा सा फ्लरिश किया। और उसके बाद आप देखें कि उनमें से सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स उनकी नेशनल टीम में 10 साल के बाद जगह बनाने में कामयाब हुए। बाकी सब ने हेल्प आउट किया उनको स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने में। तो अब उनके देखिए जॉन्स था, एक टेलर है, और एक इसके बाद मेरा ख्याल है कि गॉस हैं। जी। ये 3 प्लेयर हैं जो कि उनके अपने प्लेयर्स हैं, जो कि वहाँ पर खेलते रहे हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग ऐसी टीम जो 70-72 साल से फंक्शन है उसको शिकस्त दे दी, क्योंकि इनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वही बिल्कुल थर्ड क्लास था। और फिर इसके बाद जो सबसे जो एक मेजर चीज़ नॉन सीरियसनेस, आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि पाकिस्तान के सबसे टॉप क्लास स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहाँ पर बैठे हुए थे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब इस टीम के बारे में उनसे सवालात हुए, जो हमारे सिलेक्टर बनाए गए थे, चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बनाए थे, तो वो उनको आगे लतीफ़े सुना रहे थे, जोक सुना रहे थे, और उनको अजीब व गरीब किस्म के रिस्पांस दे रहे थे। इंतहाई नॉन सीरियस वो गुफ्तगू हुई। कोई उन्होंने हालांकि जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान में बड़े टू द पॉइंट सवाल किए। आज़म खान की सिलेक्शन पे सवाल था, उस्मान खान पे सवाल था, इफ्तिखार की सिलेक्शन पे सवाल था, फिर आमिर और इमाद वसीम की रिटायरमेंट वापस लेकर टीम में सिलेक्शन पे सवाल था। मगर किसी सिलेक्टर ने एक सवाल का भी सीरियस जवाब नहीं दिया और उनका उल्टा मजाक उड़ाया। लगता था जिस तरह के एक स्टेज पे वो एक थिएटर नहीं चल रहा होता, वो चल रहा था। और उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम का जो अशर हुआ वो यही होना था, क्योंकि जब आपने इस तरह के मज़ाक़ खेज़ लोगों को सिलेक्टर्स बनाएंगे तो फिर आपके रिजल्ट भी ऐसे ही आएंगे। बिल्कुल रोहब भाई, आपने ज़बरदस्त बातें की हैं। मैं 2-3 चीज़ें आपसे और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये चीज़ें देखते नहीं है। आप तो ज़ाहिर है टेस्ट क्रिकेटर हैं, आपका एक नाम है, आप देखते हैं। आपने पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा होगा, उसके अंदर 1-1-2 के ऊपर इंडिया के 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे। 112 के ऊपर 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे। जसप्रीत बुमराह बैटिंग करने के लिए आया। उसके बाद हमारा जो जॉन्टी रोड्स है, शादाब खान, वो आ गया फील्डिंग करने के लिए। तो अननेसेसरी पाकिस्तान ने ओवर थ्रोज में 9 रन्स या 8 रन्स इंडिया को दिए। एट द एंड ऑफ द डे वही रन्स हमें कॉस्ट कर गए। और कमेंटेटर उस टाइम ये बात कर रहा था, रवि शास्त्री, उसने कहा था कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रन्स। तो बैटिंग बॉलिंग का तो खुदा ही हाफिज है, जो फील्डिंग है, आप यकीन करें यहाँ कश्मीर में लोग जो खेलते हैं ना गली कूचों में क्रिकेट, उनकी फील्डिंग भी ज़्यादा अच्छी होती है। ये फील्डिंग पाकिस्तान की हमेशा ही सही बुरी थी, लेकिन ये इससे ज़्यादा हमने बुरी फील्डिंग नहीं देखी कि 1-1-2 पे 9 खिलाड़ी आउट हो गए और आप 9 रन्स दे रहे हैं ऐसी पिच के ऊपर, जो कि आप 2 ओवर में भी 9 रन्स नहीं बना सकते। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए इसमें ना, इस फील्डिंग की एक नहीं, इसमें 3-4 वजह होती है कि आपकी फील्डिंग नाकिस होने की।
स्पेशली जो जिन फील्डर्स ने नाकिस फील्डिंग की है वो हमारे टॉप क्लास फील्डर्स हैं। उसकी वजह ये थी कि जो अभी अब्दुल माजिद भट्टी है, एक बड़े सीनियर जी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जियो एक वाले। न्यूज़ ब्रेक की है कि जब पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड वहाँ पे गया हुआ था और इन्होंने 28 वहाँ पर कमरे लिए हुए थे और 60 लोग साथ गए हुए थे। ये सारे के सारे प्लेयर्स अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर गए हुए थे। कोई अपने माँ बाप को लेकर गया हुआ था, कोई बहन भाइयों को, कोई बीवी बच्चों को, कोई और दोस्तों रिश्तेदारों को लेकर गया था। और इनकी जो टोटल अटेंशन थी वो क्रिकेट की तरफ थी ही नहीं। ये सोच भी नहीं सकते थे हम अमेरिका से इस तरह शिकस्त खा जाएंगे जिस तरह 2007 में हुआ था। मगर जब अमेरिका से इन्होंने शिकस्त खाई ना, उसके बाद जब इनका इंडिया से मैच आया ना, तो इनके टोटल हाथ पांव फूले हुए थे। फिर प्रेशर में क्या होता है कि जब आप पे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर हो और फिर उससे ये अमेरिका से पहले वाले मैच में तो ये पार्टियां करते रहे। उनका ठीक है, अब तो अमेरिका को ऐसे ही वो जी, हमारे जी। लिए बड़ा टर्न वाला है तो हम उसको निकल जी, जाएंगे। जी, जी। वो मैच वो हार गए ये। जी, अब जी। इन पे प्रेशर जब डेवलप हुआ तो इनको प्रेशर में इंडिया के मैच से पहले तो इनको नींद ही नहीं आई। नींद ही नहीं आई, तो बिल्कुल। और इनके हाथ पांव फूले हुए थे। फील्डिंग में आप देखें कि इन्होंने 7-8 रन वैसे ही बगैर वजह के दे दिए। जी, जी, जी। फिर उससे पहले जो अमेरिका से सुपर ओवर इनका हुआ था जी। उसमें भी इन्होंने देखे कि विकेट कीपर और बॉलर के दरमियान में बॉल थी और उसमें इन्होंने बगैर बैट पे टच हुए इन्होंने 6 या 7 रन दे दिए थे मोहम्मद आमिर के ओवर में जब सुपर ओवर हो रहा था, और 18 रन कंसीव हो गए। तो ये बेसिकली ना तो इनके साथ कोई मैनेजमेंट अच्छी थी, ना इनकी कोई प्लानिंग थी, ना इनका कोचिंग स्टाफ इस काबिल था। और जितने इन्होंने टेस्ट क्रिकेटर साथ रखे हुए थे सारे के सारे उनके जो पास्ट है उनके बारे में भी लोग जानते हैं कि वो किस किस्म के लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि मिक्स होकर इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को, उनका मेरा ख्याल है कि इन्होंने बेड़ा गर्क किया। रऊफ भाई, बस एक और चीज़, लास्ट चीज़ आज के प्रोग्राम में एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, हारिस रऊफ को। देखें, ये बंदा, इसकी स्पीड भी आपने देखी है। आप चूंकि बॉलर हैं, आपसे ज़्यादा कोई एनालाइज नहीं कर सकता। 150 प्लस एक बंदे की स्पीड है। एक नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन है, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेल रही है, और लास्ट ओवर में 15 रन्स टू डिफेंड। आई थिंक लॉट ऑफ रन्स, 15 रन्स। आप किसी इवन देन सकलैन मुश्ताक या सईद अजमल होते ना, तो आई एम डैम श्योर के छोटी टीम्स के खिलाफ वो 4-5 रन भी नहीं बनाने देते। देखें, मेलबर्न में हमने देखा कि विराट कोहली ने 8 बॉल्स पे 28 रन चेज कर लिए, तो वो एक तारीखी मैच बन गया इंडिया वालों के लिए। और ये यहाँ पे एरन जॉन्स ने जिस तरह 15 रन्स मारे हैं, आप इस बॉलर को क्या देख रहे हैं और इसको क्यों इतना बैकअप किया जा रहा है, और क्यों पाकिस्तान में जो इफ़ेक्टिव किस्म के बॉलर हैं जैसे नसीम शाह वगैरह, इस जैसे बॉलर को इतना नहीं बैकअप किया जाता, और हारिस रऊफ टाइप बॉलर्स को जो जिनकी इतनी गंदी परफॉर्मेंस है उनको ऊपर मतलब लगातार चांसेस मिल रहे हैं। देखिए, उसकी सबसे बेसिक वजह है कि आपका जो इदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत वीक है। वो बाज़ दफ़ा ये जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज हैं उनको ब्लैकमेल करती हैं और अपने प्लेयर इंडक्ट करवाती हैं, और इवन के अपने जो प्लेयर्स हैं वो कैप्टन भी बनवा देती हैं। और इनकी आपस में एक टसल चल रही होती है, मैनेजमेंट इनकी आपस में फ्रॉड मैनेजमेंट है। उनके आपस में एक दूसरे के चाहे 6-6 सीज़न आ जाए मगर वही मैनेजमेंट रहती है। फिर अपने बंदों को फोर्सफुली ये टीम में डालते हैं। फिर पाकिस्तान के जो सेलेक्टर्स बनाए जाते हैं उनकी कॉम्पिटेंसी का लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, और उनका जो आईक्यू लेवल है वो बिल्कुल है ही नहीं है। क्योंकि आप देखें कि आप इसको शुएब अख्तर के साथ मिलाते हैं कि ये शुएब अख्तर की पेस थी और इसकी भी पेस है। अब शुएब अख्तर मुझे बताएं कि वो हमारे साथ क्रिकेट खेला है, जब वो पहले सीज़न में उससे 78 विकेटें ली थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और सुबह से शाम तक वो बॉलिंग करता था। और वो जब पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट को होने के लिए आया, मुझे याद है कि माजिद खान ने हमें ट्रायल्स पे बुलाया था, मैं भी गया था, हम दोनों को बुलाया था। तो उस पे भी वो सिलेक्ट नहीं किया था उन्होंने शुएब अख्तर को, क्योंकि एक दो और बॉलर थे जिनकी विकेटें उनसे ज़्यादा थी। तो शुएब अख्तर ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया डोमेस्टिक में। उसने सुबह से शाम तक बेजान पिचों पर बॉलिंग करवाई, ZTBL से, PIA से, रावलपिंडी से उसने बेताशा मेहनत की। जब वो पाकिस्तान टीम में आए तो उनको एग्जैक्टली पता था कि मैंने किस जगह पे किस बैट्समैन को रीड कैसे करना है, पिच कैसे रीड करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है। अब इसको उठा के सीधा डाल दिया टेबल क्रिकेट से पाकिस्तान टीम के अंदर, पाकिस्तान टीम और में। ये बार बार पाकिस्तान को मैच हरवा रहा है और हरवाएगा। और इसके जो बेसिक जो बॉलिंग के जो मैकेनिक्स हैं वो भी राइट नहीं है। शुएब अख्तर के तो परफेक्ट बॉलिंग मैकेनिक्स थे, इनके टोटली रॉन्ग है। ये साइड ऑन बॉलर हैं, और ये जब रन अप लेकर जाते हैं तो ये दूसरी तरफ भागते हैं, क्लोज ऑफ द स्टंप जाकर फिर वापस आते हैं। तो इनको अपने ऊपर अथॉरिटी नहीं है, ना इनको बैट्समैन रीड करना आता, ना पिच रीड करनी आती है, ना इनको जगह रीड करनी आती है। तो ये चीज़ें फिर आगे देखिए जाकर ना, प्रॉब्लम पैदा रोहन भाई, करती सॉरी हैं। आपकी बात कट रही है। एक चीज़ और है कि आपके कैप्टन को भी तो नहीं रीड करना आ रहा कि ये बंदा मुझे इतने मैच हरा चुका है, लास्ट ओवर में नसीम शाह का बचा लूँ, शाहीन शाह अफरीदी का बचा लूँ,
एटलीस्ट 15-16 रन हो तो आई थिंक वो दोनों नहीं बनने देंगे। देखें मैं आपको बताऊं कि आजकल कश्मीर में मौसम बहुत अच्छा है, जिस तरह हम बैठे हुए हैं जी बहुत जी खूबसूरत जगह है। जी 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 तो मेरा अभी यहाँ से जाने का प्रोग्राम नहीं है, मैं दिल कर रहा जी है। जी तो ये कैप्टनसी पे हम अगले व्लॉग में बात जी करेंगे। जी 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 तो बात आज करें। मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी हो चुका है, जी 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 सर्दी जी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग काफ़ी रही है ज़्यादा यहाँ पर। ठंड हो रही जहाँ है। से मैं आया हूँ वहाँ पे तो मैं 50 डिग्री सेल्सियस का बिल्कुल बिल्कुल टेम्परेचर, बिल्कुल अभी ठंड हो रही और है, यहाँ आपको पे भी तो फील हो रही शदीद सर्दी है। पड़ जी जी रही है। जी जी तो चलो इसको फिर ख़त्म करते हैं रोब इसको भाई। ख़त्म करते हैं, इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। सुबह इंशाल्लाह दोबारा नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।